जुलाई 2017 की बात है कि सतीश उके जी मेरे पास आए। ये एक एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं और मेडिकल उसमें एक्सपर्ट भी हैं। तो इन्होंने मुझे बड़ी एक अजीब सी बात बताई जो मैंने अपने पास तक रखी, किसी को बताई नहीं, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था। इन्होंने कहा कि उस समय जब ये बात लोया जी की सिस्टर ने वीडियो में बताई और जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि उस समय दो लोग 2014 में इनके पास आए थे। एक थे एक एक्टिविस्ट लॉयर खंडालकर और दूसरे थे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज तोमरे। वो इनसे मिले और उन्होंने कहा कि जज लोया साहब आपसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या? बोले ये वो डरे हुए हैं और वो निष्पक्षता के साथ अपना फैसला करना चाहते हैं कि वो एक अहम मुद्दा उनकी कोर्ट में है, सोहराबुद्दीन का मुद्दा आप जानते हैं, और वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट लॉयर हो, तो आपकी मदद लेना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है उसको नजरअंदाज किया जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए। और खंडालकर साहब और तोमरे साहब नागपुर के हैं, तो वो लॉयर साहब को अच्छी तरह से जानते थे। उनके द्वारा ये मैसेज आया और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन के बाद किसी और जगह ये तीनों लोग गए और एक और शख्स आया और मोबाइल फोन के साथ उन्होंने जज लोया साहब के साथ बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की। और जज लोया साहब ने इनको बताया कि मैं बहुत भारी प्रेशर में हूं और मेरे पास एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा गया है और लोग चाहते हैं कि मैं 31 अक्टूबर से पहले उस ड्राफ्ट ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दूं। नहीं, मैं तो एक साधारण सा जज हूं, मैं इस प्रेशर में इसमें पड़ना नहीं चाहता। मैं सच्चाई में एक फैसला करना चाहता हूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। आपने कई ऐसी संघर्ष किया है लोगों के साथ, आपने पहले भी मुकदमे लड़े हैं, आप विसल ब्लोअर हो, मेरी मदद कीजिए। तो इन्होंने उनसे कहा कि देखिए मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं, यहां तो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। तो उसके बाद ये वापस जब चले आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली आए और दिल्ली आकर एक सीनियर एडवोकेट के साथ मिले ताकि उनकी सलाह भी इनको मिल जाए। तो ये तीन लोगों ने दिल्ली आना था, खंडालकर, तोमरे और सतीश उके साहब। लास्ट मिनट में खंडालकर साहब नहीं ज्वाइन कर सके क्योंकि उनका मुकदमा लग गया था, लेकिन तोमरे साहब और ये दिल्ली आए और इनकी जो फ्लाइट की टिकट्स हैं वो भी एविडेंस हमारे पास है। और यहां वो 3-4 दिन रहे, एक होटल में रहे, वो भी एविडेंस इनके पास है, वो भी हम जानते हैं कि यहां रहे। उसके बाद एक सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के साथ भी मिले और वो जो इतनी देर में वो जो ड्राफ्ट ऑर्डर था वो उनकी कॉपी भी खंडालकर साहब ने इनको दे दी और इन्होंने प्रशांत भूषण साहब को वो बात दे दी, ऑर्डर भी दे दिया कि ऐसे ऐसे ये बात है, ऐसे ऐसे प्रेशर पड़ रहा है लोया साहब के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रशांत भूषण जी ने ये सब बात सुनी, लेकिन कहा कि मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज नॉट इनफ एविडेंस टू मूव फॉर मी टू मूव द कोर्ट। तो ये निराश होकर वापस चले गए। तो फिर आप जानते ही हो, लोया साहब नागपुर गए और 30 नवंबर की रात को या 1 दिसंबर 2014 की बात है, तो उनका देहांत हो गया। कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया, नेचुरल डेथ थी नहीं थी, इसके बारे में तो आज हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये कुछ अपनी ही कहानी बताते हैं। तो
उसके बाद लगभग 2015 में, अक्टूबर 2015 में खंडालकर साहब का इनको फोन आया, इनके साथ संपर्क हुआ। बोले कि ऐसा है कि मुझे भी नागपुर से धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान भी खतरे में है। शायद उन लोगों को मालूम हो गया था कि वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो लोया साहब ने इन लोगों को दे दी है। तो इन्होंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं, तो ये नोट कर लीजिए डेट, 29 नवंबर 2015 को खांडलकर साहब को 8 स्टोरी बिल्डिंग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गिरा दिया गया और उनकी मौत हो गई। 29 नवंबर 2015, 8 स्टोरीज। उनकी फैमिली ने, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट भी है, आप गूगल कर सकते हो, उनकी फैमिली ने कहा कि ये सरासर इसमें इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ये मर्डर है कहा गया। और 2 दिन के बाद वो बॉडी मिली, छुट्टियां थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की छुट्टियां थी, 2 दिन के बाद बॉडी मिली। तो कब उनकी मृत्यु हुई ये हम नहीं जानते। ये है 29 नवंबर 2015 की बात। फिर अगले साल, उसके अगले साल तोमरे साहब ने इनको फोन पे और बाकी इनको बोला कि भाई मेरे भी जान खतरे में है, मुझे भी वही लोग, नागपुर के लोग, और उसमें 2 लोगों के नाम आए, 2 लोगों के नाम दिए कि इन 2 लोगों ने हम धमकियां दे रहे हैं। वो नाम भी इनको बताए गए। और ये फिर मई की बात है, 16 मई 2016 में थोमरे का भी देहांत हो गया। वो सुना है कि वो एक रेलवे जर्नी कर रहे थे, अपर बर्थ से गिर गए और उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई और उनकी मृत्यु हो गई। 16 मई 2016। तो ये बात और ये वाक़या अपने आप में एक अद्भुत कहानी आपके सामने पेश की गई है। अब हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ था। और फिर हाल ही में इनके अपने दफ्तर में, हालांकि इनका घर, इनका शेड है, दफ्तर शेड के नीचे है, तो इनका घर कोई 50 कदम दूर है। तो एक दिन ये अपने दफ्तर से निकले और 2 मिनट बाद कोई 500 टन का कोई सरिया वगैरह इनके शेड पे गिर गया और शेड खत्म हो गया। ये यहां बैठे हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ये हो रहा है। और आज हम आपके पास क्यों आए हैं? 3 वकील क्यों आए हैं? क्योंकि जिस देश में वकील बरादरी जो लोगों के हकों की हिफाजत में खड़ी रहती है, अगर वो टारगेट बन जाए, और जिस देश में जो संगीन मामले जज के आगे लगे हुए हैं वो टारगेट बन जाए, तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? लोया साहब की सिक्योरिटी, जब वो नागपुर गए उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। तो पत्रकार तो हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और वकील भी जनता के साथ खड़े रहते हैं और जज भी जनता की हिफाजत करना चाहते हैं। जब पत्रकार भी खतरे में हो, जज भी खतरे में हो, वकील भी खतरे में हो, तो लोकतंत्र को बहुत भारी खतरा है। तो अब हम आपको, ये तो हमने मामले, ये मामले पब्लिक डोमेन में पहले नहीं है, ये मुझे मालूम था, तो मैंने सोचा कि वक्त आ गया है आप सबको बताने का। हमने एक, अब जो जज लोया कैसे वहां पहुंचे, नागपुर में किस जगह रहे, कोई पता नहीं। वो जो वीआईपी जहां गेस्ट हाउस है, जहां सब वीआईपी लोग रहते हैं, उसका ओरिजिनल रजिस्टर हमारे पास है। उसमें यह नहीं मालूम कि जज लोया वहां रहे कि नहीं, उनका वहां कोई
किसी कॉलम में उनका नाम नहीं है, रजिस्टर के कॉलम में नाम नहीं है। कैसे वहां पहुंचे ये भी नहीं मालूम, हवाई जहाज के द्वारा पहुंचे, रेलवे से द्वारा पहुंचे, ये भी नहीं मालूम। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बारे में सतीश आपको खुद बताएंगे, लेकिन इस समय ये वाक्य